गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही प्रॉपर? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करें क्लास? यस सर। चलो तो Yes, sir. अपने लास्ट क्लास में सेक्शन 5 अपने पढ़ा था, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस मेंबर्स। जो भी सर्विस मेंबर थे, बोर्ड के जो 17 सदस्य थे, उनके अपन ने पढ़े थे कि भाई क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कौन किसको रेजिग्नेशन दे सकता है। आज है सेक्शन 6, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें है डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता है। जो राज्य बोर्ड और केंद्र बोर्ड के जो मेंबर्स हैं 17 कि वो किन आधारों पर अयोग्य हो सकता है। आज मैं चाहूंगा कि बहुत दोनों तरफ से कम्युनिकेट हो। कुछ पूछूंगा आपसे क्वेश्चन छोटे मोटे। द फर्स्ट सेक्शन 6 में ये है कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है इंसॉल्वेंसी, दिवालिया। किसे कहते हैं दिवालिया? जो अपने डेट नहीं पे कर सकता सर, वेरी गुड। जो अनेबल टू पे इट्स डेट। इसको डिक्लेयर कौन करता है कि ये दिवालिया है? सर बाय कोर्ट। बैंक कौन करता है? सर बैंक कोर्ट करती है सर ये। अच्छा बैंक करते हैं। नहीं, बैंक अप्लाई करता है कोर्ट के अंदर, फिर न्यायालय उसे डिक्लेयर करती है। लिख लीजिए। सबसे फर्स्ट है कि दिवालिया, इंसॉल्वेंसी, कि कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया हो जिसको पद के अयोग्य माना जाएगा, मतलब है ना। ये लाइन आप ऐड कर लेना, मैं खाली शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। सबसे फर्स्ट है इंसॉल्वेंसी, दिवालिया, कि जो जिसने अपने ऋणों का भुगतान करना बंद कर दिया हो, ऋण यानी डेब्ट। अपने ऋणदारों से समझौता कर लिया हो, जो भी क्रेडिटर्स है उनसे समझौता, कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। वो कॉम्प्रोमाइज कैसे भी हो सकता है। क्या कॉम्प्रोमाइज पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से नहीं। जैसे बैंक में से आपने लोन लिया, बैंक ने अपनी डिमांड निकाली 40 लाख की और आप 20 लाख में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आपका एक सिविल जो स्कोर होता है वो भी खराब होता है। और अगर ऐसे अगर 4-5 बैंक के साथ कर देते तो बैंक मिलकर एक आपके खिलाफ एप्लीकेशन मूव कर देते हैं कि इसको इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया डिक्लेयर किया जाए, तो उसे दिवालिया घोषित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट हो गया इंसॉल्वेंसी, अब हो गया सेकंड अनसाउंड माइंड, विकृत व्यक्ति। क्या नाम है, भाविन, कोमल, साक्षी, आवाज प्रॉपर आ रही है? लिख रहे हो प्रॉपर? कोई अटक तो नहीं रहे हो आप? नहीं सर सर आ रही है। चलो, सेकंड है विकृत व्यक्ति, अनसाउंड माइंड। किसे कहते हैं अनसाउंड माइंड? सर मानसिक तौर पे जो हाँ बोलिए सर, मानसिक मेंटली डिस्टेबल उसको प्रॉब्लम है, मेंटली अनस्टेबल हो जो। नहीं, मेंटली अनस्टेबल तो काफी लोग हैं। जैसे कोविड चल रहा है तो उसमें मैक्सिमम मेंटली अनस्टेबल ही लोग। सर जो प्रॉपर डिसीजन ना ले पाए, जिसके पास सर्टिफाइड मतलब जो डॉक्टर से जिसके पास हो। सर जो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता। वेरी गुड। जो व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम के बारे में जानकारी नहीं रखता हो, कोई एक्ट उसने ऐसा कर लिया, कोई भी एक्ट किया, उसका परिणाम क्या होगा उसे पता नहीं है, दैट इज अनसाउंड माइंड। लेकिन यह न्यायालय द्वारा घोषित होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भी किसी भी पद के रहने लायक नहीं होगा। दूसरा हो गया अनसाउंड माइंड, यानी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत व्यक्ति घोषित किया गया, दैट इज सक्षम न्यायालय। कंपिटेंट कोर्ट किसे कहते हैं? जिसके पास पावर हो मतलब अनसाउंडमेंट या इंसॉल्वेंसी को डिक्लेयर करने के लिए। जो पंचायत होती है वो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर सकते है किसी को? सरपंच जो होता है। नहीं सर, उनके पास पावर थोड़ी है, वो कोर्ट थोड़ी है। वेरी गुड। सक्षम न्यायालय का तात्पर्य यह है कि न्यायालय फैसला कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी देता है, कलेक्टर भी देता है और पंचायत भी देती है, सरपंच भी देता है। लेकिन नहीं, कंपिटेंट कोर्ट जुडिशियल पावर थोड़ी ना होता है सर पंचायत के पास। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वर्ड जो है ना, कंपिटेंट कोर्ट, सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत घोषित व्यक्ति, सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित व्यक्ति। तो कंपिटेंट कोर्ट जो डिक्लेयर करेगी उसी को माना जाएगा। बाकी कितनी बार आप गांव में देखते हो कि ये पागल है, इसको ऐसा कर दो ऐसा, लेकिन वो व्यक्ति विकृत व्यक्ति नहीं माना जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, केंद्रीय सरकार की राय में, लिख लीजिए, केंद्रीय सरकार की राय में
अनैतिक अपराध मोरल टर्पिट्यूड, केंद्रीय सरकार की राय में अनैतिक अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति। सर अनैतिक अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति, मोरल टर्पिट्यूड। आप जो भी कैंडिडेट जो क्लास में आ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग 10:08 या 9 मिनट तक आ जाया करो, फिर क्या बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। और मैं वापस कह रहा हूँ, एक इस एक्ट को ध्यान से पढ़ लो, आपको पूरा एनवायरमेंट लोग क्लियर हो जाएगा। अनैतिक अपराध किसे कहते हैं? चोरी करना नहीं, चोरी करना सर मतलब जिस पोस्ट पे वो है और कुछ किससे- ऐसा काम करता है कि उसे सोसाइटी पे मतलब बुरा असर होता है, क्योंकि वो जिस पोस्ट पे है तो उसकी मर्यादा है, तो ऐसा कोई काम ना करे। ठीक है। और किसी जो सेट स्टैंडर्ड से उससे हट के ऐसे काम करना जिससे किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो जाए। यस 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 यस, बिल्कुल सर, करप्शन। बिल्कुल सही, करप्शन में बिल्कुल वेरी गुड, करप्शन हो गया। वैसे मोरल टर्पिट्यूड जो वर्ड बेसिकली यूज हुआ था जब इसको एक्ट में डाला गया था, वो अभी किसने जवाब दिया था, कोमल ने शायद, कि सेक्स स्कैंडल के अलावा मतलब कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, उनको किसी भी तरह से हैरेसमेंट करना, परेशान करना, मोरल टर्पिट्यूड पर्टिकुलर उस वर्ड के लिए यूज हुआ। लेकिन वर्तमान में उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने काफी जजमेंट ऐसे दिए जिसमें जैसे करप्शन हो गया, अपने पद का दुरुपयोग हुआ, काफी ऐसी चीजें ऐड कर दी जिसमें सारा मतलब लगभग सारे क्राइम आ गए मोरल टर्पिट्यूड में। उसके लिए अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन हो गया तो भी वो पद के योग्य नहीं माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति, समझाने की जरूरत तो नहीं? सर प्लीज रिपीट। इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति, जो प्योर इंग्लिश मीडियम के हैं हमारे फ्रेंड्स कनाडियन जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं व्हाट्सएप वाले जो ग्रुप है अपना, उसके अंदर मैं कुछ नोट्स डाल दूंगा, लेकिन हाँ क्लास में प्रेजेंस रहना, आपको समझ नहीं आएगा और नोट से समझ नहीं आएगा। पर्टिकुलर में क्लास में प्रेजेंस रहना, हो सकता है कोई जैसे अधीन हो गया ऐसा कुछ वर्ड समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। किसी को ये लाइन समझ में आ गई? किसी की दिक्कत तो नहीं? नो सर। नेक्स्ट, इस अधिनियम का मतलब है कि जो वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 है, उसके काफी सेक्शंस है, अभी अपन आए नहीं आगे तक, अभी पढ़ेंगे 19, 20, 21, 22, जिसके अंदर जैसे कोई अधिकारी नमूना लेने जाता है, कोई अधिकारी कोई जानकारी मांगता है, तो वो कंपनी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मित्रों, आवाज आ रही मेरी प्रॉपर? यस सर। यस सर सर। ब्रेकिंग है, विशाल आप ब्रेकिंग वॉइस है सर। हाँ सर आवाज ब्रेक हो रही है, मतलब बाकी लोगों को तो आ रही है, विशाल शायद आप बीच में क्लियर नहीं आई थी सर, बीच में क्लियर नहीं आई थी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति का मतलब है कि इस एक्ट के जितने भी प्रोविजन है, सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23, जिसके अंदर काफी चीजें नमूना लेने जाता है बोर्ड का अधिकारी या सैंपल लेने जाता है, तो वहाँ कंपनी के जो व्यक्ति हैं वो किसी तरह की बदसलूकी करें, जानकारी नहीं दे, नमूना लेने के लिए मना कर दे, उस परिस्थिति में क्या क्या पेनल्टीज है, क्या जेल भेज सकते हैं, वो सारी प्रोसेस अपन पढ़ेंगे। तो उन अपराधों के लिए अगर कोई व्यक्ति अगर दोष सिद्ध है तो भी वो पद के योग्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया? यस सर। विशाल आवाज आ रही प्रॉपर? यस सर, अभी आ रही है, क्लियर है। ठीक है, लिखिए मल सिवरेज, मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव ट्रेड इफ्लुएंट, मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव से संबंधित किसी कारोबार में हित रखने वाला व्यक्ति, मल
या व्यावसायिक बहिस्त्राव से संबंधित किसी कारोबार में हित रखने वाला व्यक्ति। हित यानी इंटरेस्ट। सर इंग्लिश में बोल देंगे एक बार। सो मल या व्यावसायिक बहिस्त्राव, मल यानी सीवरेज, व्यावसायिक बहिस्त्राव यानी ट्रेड फ्लूएंट। इस तरह की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कोई अगर पर्सन इंटरेस्ट रखता है तो उस व्यक्ति को भी बोर्ड के सदस्य के रूप में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ये मल और व्यावसायिक बहिस्त्राव, मैंने आपको कहा डेफिनेशन पोर्शन अपने हिसाब से आप पढ़ लेना। मुझे लगता है 32 बच्चे जुड़े हुए हैं जिसमें शायद 2 ने पढ़ी होगी डेफिनेशन, 30 ने पढ़ी नहीं होगी। सच सही सही से बताना कितने लोगों ने पढ़ी? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी अभी ना? आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है। चलो आ आवाज रही तो आ है रही है, सर। पढ़ा किसी But नहीं वो- इसलिए कुछ बोल रहे हो। नहीं आप ऐसा कहाँ व्यस्त है, मेरे को समझ नहीं आता। अभी बिल्कुल घर पे है मेरे हिसाब से, तभी आप घर पे हो, किसी के कोई काम नहीं, आराम से पढ़ सकते हो। मैंने कहा डेफिनेशन पोर्शन एक बार दी। अब किसको बोलते हैं ट्रेड फ्लूएंट, किसे कहते हैं बताइए आप में से? सर फैक्ट्रीज वगैरह से जो वेस्ट आता है बाहर इंडस्ट्रीज से। वेरी गुड। मल और व्यावसायिक बहिस्त्राव, मल तो हो गया सीवरेज। आप जानते हो, अब घर पे नगर निगम के आते हैं कर्मचारी, पूरा वो जो भी अपन सेफ्टी टैंक साफ वगैरह कराते हैं वो तो हो गया मल से रिलेटेड। ट्रेड फ्लूएंट इन्होंने बताया जैसे भी कि कोई भी कंपनी है, कोई निगम है, कॉर्पोरेशन है, उसका वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसका भी बकायदा मार्केट है। तो ऐसी कंपनी जिनके सीवरेज निकलते हैं उसका कारोबार होता है। अगर उस कारोबार में हित रखने वाले व्यक्ति, मतलब इक्विपमेंट, ऑपरेशन ट्रीटमेंट, इक्विपमेंट का मतलब कुछ उपचार देता हो या खुद के ट्रैक्टर हो, कुछ भी एनीबडी एल्स, ऐसा कोई रोजगार लगा रखा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी हम इस मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट। क्या रीजन है सर? अरे भाई, अगर कम रीजन समझ नहीं है, अगर वो ऐसा आदमी अगर बोर्ड का मेंबर होगा तो अपना जो उसका रोजगार है, जैसे फॉर एग्जांपल सीवरेज का उसका काम है कोई अच्छा, तो ऑब्वियसली वो अपने पद का दुरुपयोग करेगा उसको कि भाई तुम पर्टिकुलर जो ये ठेका है सीवरेज वाला जो भी है ये मुझे ही दोगे। बिल्कुल अपने पद का दुरुपयोग करेगा, इसलिए उनको बिल्कुल मना है, ऐसे लोग नहीं रख सकते पद पे। ओके आ गया माइक? यस सर, यस सर। चल, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कंपनी या निगम उसमें अगर कार्यरत व्यक्ति है तो भी बोर्ड के पद पर कार्य नहीं कर सकता। एंड लास्ट, अगर कोई व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करता है, अपने पद पर रहते हुए दुरुपयोग करता है, तो भी उसे पद से हटाया जा सकता है। यह अपन ने सेक्शन 5 के अंदर पढ़ा। ठीक है, ये है डिस्क्वालिफिकेशन। कोई दिक्कत किसी को? सर मॉरल टर्पिट्यूड फिर से समझा देंगे? कौन सा? सर मॉरल टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड थर्ड का? पॉइंट। हाँ, जब ये एक्ट बना था तब मोरल टर्पिट्यूड का मतलब यही था कि जहां पर जो आदमी काम करता है, जिस वर्क प्लेस पे काम करता है, तो नैतिक अपराध इन्हीं को माना जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल थेफ्ट हो गया, उस कंपनी में जैसे चोरी कर ली, एम्प्लॉइज जो होता है उसके विश्वास को धोखा देना, जो एम्प्लॉयर आपको रखता है उसके विश्वास को तोड़ कर, उसके विश्वास को ब्रेक डाउन करके कुछ ऐसा काम करना, मोरल टर्पिट्यूड आता है। फिर उसके बाद कुछ संशोधन हुआ, विशाखापट्टनम राजस्थान राज्य कि महिलाओं से संबंधित जो भी अगर कोई ऑफेंस है उसको ढूंढना, उसको कुछ प्रताड़ित करना, उसको परेशान करना, उसको सेक्सुअल हेरेसमेंट करना, दैट इज मोरल टर्पिट्यूड। भविष्य में और अमेंडमेंट हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर करप्शन को भी मोरल टर्पिट्यूड माना। अभी वर्तमान में तो जितने भी ऑफेंस है वो सब मोरल टर्पिट्यूड माने जाते हैं। ये मोरल टर्पिट्यूड है। आगे समझ में? जी सर। चलो, ये होगी सेक्शन 6। अब सेक्शन 7 से लेके 12 तक नथिंग इंपॉर्टेंट। सेक्शन 12, 13, नहीं सॉरी, सेक्शन 13, 14 एंड 15 राइट डाउन बाय गोल्डन वर्ड्स, स्वर्ण अक्षरों से लिख लेना। संयुक्त बोर्ड का गठन लिख लो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट। जस्ट वेट, एक कॉल आ रहा है, 1 मिनट। कौन सा सेक्शन बोला सर ने?
सेक्शन 13 संयुक्त बोर्ड का गठन। ओके थैंक यू। इंग्लिश में भी बता दो क्या कहते हैं इसे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड। ओके थैंक यू। हाँ, सेक्शन 13, 14 एंड 15 जॉइंट बोर्ड। मेरे मित्र साथी बंधु ने किसी को बताया नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड, ओनली जॉइंट बोर्ड। सेक्शन 13, 14, 15 इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 13 लिखिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 धारा 13 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड। सेक्शन 14 धारा 14 कंपोजिशन ऑफ, या फिर लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट बोर्ड। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट बोर्ड, संयुक्त बोर्ड की संरचना। सेक्शन 13 है संयुक्त बोर्ड का गठन। सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 है कंपोजिशन ऑफ, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट बोर्ड, संयुक्त बोर्ड की संरचना। और सेक्शन 15 निर्देश देने की शक्ति, पावर टू गिव डायरेक्शंस, पावर टू गिव डायरेक्शंस। लिख लिया? यस सर। किसी को दिक्कत? सेक्शन 3 अब इसको समझ लो जिसको नाम, हाँ एक बात और ध्यान रखना, सपोज परीक्षा में अगर एग्जाम में आपके फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि जॉइंट बोर्ड, या तो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में, लेकिन इस बार आपके शॉर्ट तो हटा दिया है, ये पार्ट तो हटा दिया, बी पार्ट में क्वेश्चन है। अगर कंपोजिशन ऑफ या जॉइंट बोर्ड का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एक बात ध्यान रखना, ये ओनली वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 में ही है, ना तो एयर में है ना इन्वायरमेंट में। जॉइंट बोर्ड अगर आता है तो आपको सीधा लिखना है जल संरक्षण अधिनियम, जल संरक्षण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 13, 14, 15 में संयुक्त बोर्ड का गठन किया गया है। ये एयर के अंदर नहीं आता है, ये इन्वायरमेंट में नहीं आता है, ये एनजीटी में आता है, ओनली वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन। ये इसलिए आता है जब सरकार को कभी कभी समय समय पर लगता है, आपको पता हो बहुत भारी विवाद चलता है तमिलनाडु में पानी का, ऊपर जम्मू कश्मीर में भी है सतलज कावेरी जल विवाद। तो जब सरकार को लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पर्टिकुलर किन्हीं 2 स्टेट के बीच में अगर पानी का कोई विवाद है, तो उसको उस विवाद को सुलझाने के लिए जॉइंट बोर्ड का गठन कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, कितनी बार 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट मिलकर किसी बोर्ड का गठन करते हैं, तो वो तो हो गया स्टेट जॉइंट बोर्ड। मैं आपको बताऊंगा ये जॉइंट बोर्ड भी 2 तरह का होता है, स्टेट जॉइंट बोर्ड और सेंट्रल स्टेट जॉइंट बोर्ड, केंद्रीय राज्य संयुक्त बोर्ड और राज्य संयुक्त बोर्ड। जहां राज्य संयुक्त बोर्ड है यानी स्टेट जॉइंट बोर्ड है, वहां पे 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर किसी बोर्ड का गठन करते हैं तो उसे बोलते हैं राज्य संयुक्त बोर्ड। और जहां पर एक केंद्र सरकार या यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश प्लस 1 या अधिक राज्य मिलकर किसी बोर्ड का गठन करते हैं तो केंद्रीय राज्य संयुक्त बोर्ड कहा जाता है। तो सेक्शन 13 पे आते हैं अपन सबसे पहले धारा 13। आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं आता? नो सर। नहीं सर, नहीं आया समझ में? समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, दिक्कत नहीं है। लिखिए धारा 13 संयुक्त बोर्ड का गठन। और मैं वापस कह रहा हूँ, आप जो इंग्लिश वाले जो भी स्टूडेंट हैं, मैंने वैसे ऑनलाइन डाल दिया है, लेकिन आप ऑनलाइन नहीं, तो मैं आपको व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है, जब ये एक्ट खत्म हो जाएगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा। पर्टिकुलर जो लाइनें हैं ये सारी इंग्लिश में आपको मिल जाएगी, ठीक है? सबसे फर्स्ट संयुक्त बोर्ड का गठन धारा 13 में लिखना है, सेक्शन 13 में लिखना है कि संयुक्त बोर्ड का गठन करार द्वारा किया जाता है।
यानी जॉइंट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, कंपोजिशन किया जाएगा, वो बाय एग्रीमेंट, एक करार द्वारा किया जाएगा। कि करार 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर करते हैं। तो सबसे पहले लाइन लिखने की संयुक्त बोर्ड का गठन करार द्वारा किया जाएगा। सेकंड लाइन, जॉइंट बोर्ड यानी संयुक्त बोर्ड उतनी अवधि तक ही, अवधि यानी टर्म्स, उतनी अवधि तक ही विद्यमान रहेगा जितनी अवधि करार में वर्णित हो, यानी जो एग्रीमेंट है उसमें डिस्क्राइब हो। कोई भी जॉइंट बोर्ड 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसको बनाया जाता है। ये व्यवस्था अस्थायी व्यवस्था होती है। जब तक विवाद है तब तक रहेगा, जब विवाद समाप्त हो जाता है तो ऑटोमेटिक इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, इसको इसका मतलब इसका हटा दिया जाता है इस बोर्ड। सबसे पहली लाइन, जॉइंट बोर्ड का गठन करार द्वारा किया जाता है, यानी एग्रीमेंट के द्वारा किया जाता है। तो जॉइंट बोर्ड उतनी अवधि तक ही विद्यमान रहेगा जितनी अवधि उस करार में लिखी गई, उस एग्रीमेंट में लिखी गई। थर्ड लाइन, इस अवधि को, जो टर्म्स है 1 साल 2 साल, इस अवधि को नवीनीकरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी रिनोवेशन द्वारा, यानी वापस नया एग्रीमेंट करके उसको, उस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लिख लिया? सर एक बार रिपीट कीजिए। तीनों लाइनें रिपीट करूं वापस? सबसे फर्स्ट लाइन, जॉइंट बोर्ड का गठन, संयुक्त बोर्ड का गठन करार द्वारा किया जाता है, यानी एग्रीमेंट द्वारा किया जाता है। जॉइंट बोर्ड उतनी अवधि तक ही, यानी संयुक्त बोर्ड उतनी अवधि तक ही विद्यमान रहेगा जितनी अवधि करार में वर्णित हो, यानी एग्रीमेंट में डिस्क्राइब हो। एंड थर्ड लाइन, जो जॉइंट बोर्ड की अवधि है उसको नवीनीकरण द्वारा, यानी रिनोवेशन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट में अगर आपने 2 साल लिखे तो 2 साल तक ही रहेगा, नहीं। अगर लगता है दोनों स्टेट को, जो पार्टिसिपेट स्टेट है या पार्टिसिपेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो चाहे तो उसको रिनोवेशन द्वारा उस अवधि को बढ़ाया सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। अभिराज राठौड़, आकाश भावीन, भूपेंद्र नागदास, सीए, त्रिलोक माथुर, चांदनी माथुर, दीपिका शर्मा। आप लोगों से मेरे को बात पूछनी है। आप लोग, जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी 33 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग भी देख पाते हो कि इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं? जी Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग, वैसे सब मेरे को हिसाब से सब रेगुलर स्टूडेंट हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट अगर आपको लगता है संदिग्ध हो, क्लास के अंदर, मतलब क्लास का स्टूडेंट नहीं हो, तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म करें, मैं उसको रिमूव कर दूं। उसके खिलाफ जो भी मुझे एक्शन लेना मैं ले लूंगा, आप मुझे बता देना। एक दिन मुझे किसी बच्चे ने कंप्लेन भी की थी कि किसी क्लास में एक बच्चा, नहीं किसी टीचर का फोन आया था मेरे पास कि एक बच्चा बहुत ज्यादा सर राष्ट्रीय मैम की क्लास में, राष्ट्रीय मैम की यस क्लास यस में। यस सर, यस सर, किसी बच्चे ने न्यूसेंस किया था, मेरे को बोला था, तो मैंने कह दिया था मैम को, मैंने कहा अगली बार हो तो मुझे बता देना। अब तो फिलहाल कोई न्यूसेंस नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। नो सर। नो नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, लिखो इसी के मैं सॉरी सेक्शन 13 में 3 पॉइंट लिखिए आप। सेक्शन इसी में 4th पॉइंट, जहां पर, हाँ, जॉइंट बोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त बोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्टेट जॉइंट बोर्ड, राज्य संयुक्त बोर्ड। उसके आगे लिखो एक लाइन, संयुक्त बोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है राज्य संयुक्त बोर्ड। नाम से स्पष्ट है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर किसी बोर्ड का गठन करते हैं तो उसे बोलते हैं राज्य संयुक्त बोर्ड, यानी स्टेट जॉइंट बोर्ड, SJB, स्टेट जॉइंट बोर्ड। जहां पर 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें मिलकर किसी बोर्ड का गठन करती तो उसे बोलते हैं राज्य संयुक्त बोर्ड। लिख लिया? यस सर। बाकी लोगों की हानि आई अभी तक? यस यस सर। सर, लिख लिया। यस सर। ठीक है,
सेकंड पॉइंट, केंद्रीय राज्य संयुक्त बोर्ड, सेंट्रल स्टेट जॉइंट बोर्ड, केंद्रीय राज्य संयुक्त बोर्ड, सेंट्रल स्टेट जॉइंट बोर्ड, जहां पर केंद्र सरकार या संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज एवं 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें मिलकर किसी बोर्ड का गठन करती है तो उसे बोलते हैं केंद्रीय राज्य संयुक्त बोर्ड। यानी एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और या यूनियन टेरिटरीज तो होगी ही होगी, प्लस 2 और मोर स्टेट इंक्लूडिंग, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, 2 स्टेट हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, जो भी, या फिर एक यूनियन टेरिटरीज हो गई, 2 स्टेट जो भी होगी, और हाँ 2 यूनियन टेरिटरीज मिलके भी केंद्रीय बोर्ड बना सकती है, ये ध्यान रखना हम लोग, ठीक है। तो जहां पर एक केंद्र सरकार या यूनियन टेरिटरीज मिलकर प्लस 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें मिलकर किसी बोर्ड का गठन करती है तो उसे बोलते हैं केंद्रीय राज्य संयुक्त बोर्ड। ठीक है, जी सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। इस बोर्ड को याद कर लेना, या मतलब लगभग इस पर क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड। अब लिखो सेक्शन 14 धारा 14, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट बोर्ड, संयुक्त बोर्ड की संरचना। संयुक्त बोर्ड की संरचना। आप 34 स्टूडेंट में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, नहीं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेक्शन 3 और 4 जब मैंने पढ़ाया था वो आए नहीं थे? लगभग सभी प्रेजेंस थे आप लोग? यस सर। चलो सर मैं नहीं थी। यस सर। सर मैं भी नहीं थी। यस सर। मैं भी नहीं थी। अब इसका तो मैं सेक्शन 3 और 4 मैंने बहुत नहीं था। मैंने बहुत इजी वे में समझाया था सेक्शन 3 4। वो मैंने कहा था आप क्लास में आप सभी प्रेजेंस रहना। वापस एक ही चीज को रिपीट, चलो मैं कर दूंगा बाद में। जो प्रेजेंस है उनको तुरंत समझ में आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखिए राज्य संयुक्त बोर्ड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट जॉइंट बोर्ड। मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या नाम है इसका? विशाल कहाँ चलो? यस सर। क्या आवाज भी धीरे धीरे आ रही है क्या मेरी? सर पता नहीं, थोड़ा डिले आ रहा है मेरे एंड पर। अब तो आ रही है? हाँ अभी आ रही है, मतलब समटाइम सर बीच में एकदम ब्रेक हो जाती है वॉइस। वो कोविड की वजह से हो सकती है, आ जाती है। चलो मैंने एक फार्मूला बताया था सेक्शन 3 और 4 में, जो मैंने कहा था एग्जाम में मत लिखना लेकिन आपको याद रखने के हिसाब से। क्या फार्मूला था? यस सर। सर वो फॉर्मूला सर मेरे को याद नहीं है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। हाँ सर 15532 और 1 लास्ट। विधि पटेल ने मैसेज किया है 155321। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से 155321 ये देखो, सुनो ध्यान से वापस। वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तीनों एक्ट में 2-2-2-2 यानी 6 बोर्ड के अंदर ये फार्मूला लागू होता है। मैंने कहा एक ध्यान से पढ़ लेना, सेक्शन 3 सेंट्रल बोर्ड, सेक्शन 4 स्टेट बोर्ड, दोनों में फार्मूला कॉमन था, यानी 6 बोर्ड के अंदर एक फार्मूले से काम चल रहा था। अब आप सब लोग एक दिन डिसाइड कर लेना, मैं एक दिन वापस क्लास लूंगा और मैं सेक्शन 3 और 4 वापस आपको समझा दूंगा। अब पढ़ते हैं अपन फिलहाल ये वाला। इसमें एक धारणा 12-11-21, क्या 12-11-21, 12-11-21। विशाल? यस सर 12-11-21। मेरे जो फ्रेंच कनाडियन नागरिक है उनको समझ में आया? 12-11-21। यस सर। ये फार्मूला स्टेट जॉइंट बोर्ड और सेंट्रल स्टेट जॉइंट बोर्ड दोनों के अंदर काम आएगा। ये उसमें लागू मत कर देना,
जो है ना दूसरा वाला, और ये आपको लिखना नहीं है, आपको जस्ट याद रखना। अब मैं चांदनी, क्या नाम है, हाँ चांदनी, क्या नाम था, चांदनी माथुर। यस सर। जी चांदनी, आप बिल्कुल क्लास में प्रेजेंस थे, बिल्कुल वेरी गुड। तो अपन पढ़ते हैं स्टेट जॉइंट बोर्ड, आंसर आप देंगे बिल्कुल। सबसे पहला 121121, उधर था 155321, आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना। सबसे फर्स्ट 1 डिनोट टू, चेयरमैन। वेरी गुड। जो सबसे पहला जो 1 है वो चेयरमैन को डिनोट करता है। ध्यान रखना, स्टेट जॉइंट बोर्ड हो या सेंट्रल स्टेट जॉइंट बोर्ड हो, दोनों के अंदर चेयरमैन को नॉमिनेट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यानी केंद्रीय सरकार उसे नॉमिनेट करेगी। ठीक है, उसे 7 वर्ष तक किसी भी पर्यावरण संबंधी संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। राहुल, समझ में आया? जो उसकी क्वालिटी, कुछ भी अंतर नहीं, मैं क्या करूँ, आपको खाली एक एक ध्यान से पढ़ लोगे, आपको सारे याद हो जाएंगे। सेम उसकी क्वालिफिकेशन, इन संस्थाओं में विशेष रूप से कार्य करने का अनुभव, नॉलेज वगैरह सब होना चाहिए। अब चांदनी, नेक्स्ट 2 स्टेट जॉइंट बोर्ड पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 2 बताओ क्या होगा? सर मेंबर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज। नो, वेरी गुड, बहुत सही है। ये जो 2 है, जो भी स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करेगी, अपन पढ़ रहे हैं स्टेट जॉइंट बोर्ड, जो भी राज्य सरकारें, भली 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, अगर जो पार्टिसिपेट स्टेट है उनमें से प्रत्येक स्टेट में से 2 राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। अगर 3 है तो 6 हो गए, 2 है तो 4 हो गए। ठीक है जी सर। वेरी गुड। नेक्स्ट 1 चांदनी, the members of local authorities like municipal corporation, PWD. वेरी गुड। जो 1 to 1 वापस आया, ये 1 to 1 वो ऐसा है जो पार्टिसिपेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनमें से सारी स्टेट 3, 4, 5 जो भी है, उनका में से एक एक लोकल अथॉरिटीज अपॉइंट होगा। बिल्कुल वेरी गुड। चांदनी, नेक्स्ट 1। So non-official members from agriculture, fishing and industrial departments. वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने बताया था ये अशासकीय सदस्य ऐसे सदस्य होंगे, ऐसे नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जिन्हें एग्रीकल्चर, फिशरीज, इंडस्ट्रीज और एनी अदर इंडस्ट्री को लगे। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? जी सर। यस सर। Yes sir. यस सर। हाँ, जो नेक्स्ट 1 जो इन्होंने कहा नॉन ऑफिशियल मेंबर ऐसे मेंबर्स होंगे जो 3 एरियाज मैंने बताए थे, एग्रीकल्चर, फिशरीज यानी मत्स्य की मछली पालन और इंडस्ट्रीज, और अदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहां बोर्ड को लगता है कि उसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है तो उनको भी ले सकते हैं। ये प्रत्येक भाग लेने वाली राज्य सरकार में से एक एक सदस्य ये होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट 2 चांदनी। Sir, company and corporates control and managed by state governments like RSMM, etc. वेरी गुड। ये 2 सदस्य ऐसे होंगे, कंपनी या निगम के सदस्य होंगे जो भाग लेने वाली यानी पार्टिसिपेट प्रत्येक स्टेट की ऐसी कंपनियां होगी जो उनके ओन्ड यानी स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंध यानी स्वामित्व को बोलते हैं ओनरशिप, ओन्ड हो, और नियंत्रण यानी कंट्रोल, और मैनेजमेंट यानी राज्य सरकार के प्रबंध नियंत्रण के अधीन हो। ऐसी 2 कंपनियां, ऐसे 2 सदस्य जो प्रत्येक भाग लेने वाली प्रत्येक कंपनी में से 2 सदस्य ऐसे होंगे। एंड लास्ट 1, The secretary nominated by state government, appointed for Very full good. time. वेरी गुड। नॉमिनेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पूर्णकालिक होगा तथा उसमें 3 क्वालिफिकेशन होना मस्ट। सबसे पहला साइंटिफिक, वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी, टेक्निकल और प्रबंधकीय यानी मैनेजमेंट, ये 3 चीजों में उसको विशेष रूप से कार्य करने का अनुभव और नॉलेज होना चाहिए। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो लास्ट 1 पे जैसे है, मैं एक चीज से समझा रहा हूँ। जैसे आगे सचिव, आप लिखो सचिव, इसे केंद्रीय सरकार द्वारा नॉमिनेट यानी नामजद किया जाएगा, ये पूर्णकालिक होगा। फिर एक पॉइंट लिखो अलग पेन से, योग्यता है, क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी कि ऐसा व्यक्ति 3 लाइनों में, वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी, प्रबंधकीय, 3 लाइन कवर होगी। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य करने का इन्हें अनुभव होना चाहिए। देखो आप एक सचिव को आप 5 या 6 लाइन में लिख सकते हो, एक ही सचिव, और आप चाहो तो 1 लाइन में इसको खत्म कर सकते हो।
लिखने का तरीका आना चाहिए। ये लोग आप डिसाइड करोगे एग्जाम में आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसी हिसाब से आपके नंबर आएंगे। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, सेंटर स्टेट जॉइंट बोर्ड बहुत ज्यादा हो गया आज, ये कल पढ़ेंगे अपन। इसमें भी सेम फार्मूला 12, 11, 21। और कल मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि चांदनी तुम प्रेजेंस रहना कल क्लास में, है ना? जी सर। चलो, और किसी को अब 5 मिनट अपनी बात कर लेते हैं, बंद करो सब। किसी को कोई तकलीफ, किसी तरह की कोई समस्या, किसी भी तरह की कोई एग्जाम संबंधी कोई भी हो तो 1 बाय 1 आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर कब तक कंडक्ट होंगे एग्जाम? क्यों चिंता करें, अभी तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भरे आप लोगों के, निश्चिंत रहिए आप। आपके एग्जाम मान लो जून लास्ट 15 जून या 16 मतलब 20 जून के आसपास होंगे एग्जाम। सर प्रैक्टिकल डायरी कैसे करना होगा? प्रैक्टिकल डायरी के बारे में भी हम आपस में डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को क्या कॉलेज बुलाना पड़ेगा डायरी देने के लिए। तो हम इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे कि देखते हैं। अभी कोविड बहुत ज्यादा चल रहा है, अभी फिलहाल आप प्रैक्टिकल के टेंशन छोड़ो आप तो, और बोलिए। ठीक है सर कोई प्रीवियस स्टूडेंट की कॉपी बता देंगे जिससे पता पड़ जाए आंसर्स कैसे लिखना है, अगर अवेलेबल हो तो? नहीं अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन किसी कॉपी को हम यूं शो नहीं कर सकते। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूँ ना आपको। बच्चे लिखते हैं सब कुछ, मैं कह रहा हूँ आपको आता सब कुछ। आप सब BA BCom BSc IT वाईटी जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आए हुए सभी लोग, क्योंकि LLB आफ्टर ग्रेजुएशन की जाती है। आप लोगों को पता है कैसा लिखना, लेकिन मैं लॉ की बात बता रहा हूँ। लॉ में लिखने का लॉ में क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। जैसा कोर्ट में आप रिप्रेजेंटेशन देंगे अपनी तरफ से, अपने क्लाइंट की तरफ से, वैसे ही डिसीजन आपके फेवर में आएगा। मैंने बताया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल नहीं बताया, आप सचिव आप चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो, जैसे केंद्र सरकार द्वारा नोमिनेट किया जाएगा, इसमें ये योग्यता होनी चाहिए, खत्म। और इसी सचिव को आप 7 लाइनों में रिप्रेजेंट कर रहे हो, 7 या 8 लाइनों में। तो बस तरीका, आपको लिखने का तरीका अच्छा आना चाहिए, नंबर ऑटोमेटिक आपके अच्छे आएंगे। और कुछ? कल एक नोटिफिकेशन आया था जयपुर महाविद्यालय से कि ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा राजस्थान के सभी महाविद्यालयों में। तो आपके तो कब आप लोगों के तो कब से ग्रीष्मकालीन अवकाश ही चल रहे हैं। कॉलेज तो 1 महीने चला है, बाकी छुट्टी पिछले 1 साल से छुट्टियां चल रही है आप लोगों की तो। जी सर, तो अपने इफेक्ट में तो नहीं आएगा ना वो? ऑनलाइन क्लास तो चलेगी? ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल चलेगी, आपका कोर्स कंप्लीट करवाना हम लोगों को। और घर पे बैठे हम भी क्या काहे का दिक्कत आ रही है, सब छुट्टी है, आपके कोर्स हम कंप्लीट करवा देंगे। और कुछ? सर आप भी बोर हो जाते होंगे ना घर पे? हाँ 1 मिनट, एक बोलो। हाँ बोलो, वापस बोलो। सर अभी जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ उसके बारे में सर, कैसे क्या कितने वर्ड्स पर रहेगा पर क्वेश्चन वगैरह? मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था ना आपको। 4 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे के अंदर, और 300 वर्ड्स पर क्वेश्चन लिमिट है, 300 शब्द लिखने हैं। ग्रुप में डाला था ना, मैसेज किया था ना मैंने आप लोगों को। सर हाँ सर, बस इसलिए। यस सर। नहीं कोई बात नहीं, पूछिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और कुछ? सर हिंदी की क्लास कंडक्ट हो सकती है क्या ऑनलाइन? अब हिंदी इंग्लिश पढ़ लो ना आप लोग, कहाँ तकलीफ है उसमें? मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई, वो जस्ट तो नहीं, और ग्रामर, हिंदी ग्रामर थोड़ी टिपिकल है इसकी। देखो अभी फिलहाल ये जो मेन कोर्स की सारी क्लासें अगर ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम देख लेंगे। अगर ज्यादा समस्या आएगी तो आपको ये 1 वीक रेगुलर हिंदी की क्लासें लगवा देंगे। हाँ सर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, बिल्कुल आज क्लास है, सर लेंगे अभी, जस्ट मेरे बाद सर की क्लास है। जी सर। तो और कुछ क्वेरीज तो नहीं है? चलो ठीक है, आप लोग सर ये स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड का आप वापस बता दीजिएगा ना कल, ये 155 और 3 टोन वाला। नहीं मैं ये सोच बिल्कुल आज मेरे क्लास में से 33 स्टूडेंट है। जिस दिन मैंने 155 वाला फार्मूला पढ़ाया था, उस दिन 56 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर। अब या तो वो मुझसे घबरा गए हैं या फिर वो क्या पता कहाँ चले गए, मुझे पता नहीं है। चलो फर्स्ट क्लास पढ़ा था क्या? हाँ वो फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था क्या ये वाला सेक्शन 3 and 4 आई थिंक? तुम भी नहीं थे? सर मैं भी नहीं था उस दिन।
अब आपके सामने क्या नाम है इसका लड़की का, चांदनी माथुर क्या नाम है जो भी है, वो बोल ही रही है आपके सामने, इसका मतलब पढ़ाया है मैंने उसको। जी सर यार। चांदनी दीदी आप ऐसा करना ना, ग्रुप में फोटो भेज देना आगे जिसके पास बिल्कुल प्रॉपर लिखा हो। अरे नहीं मैं निश्चिंत रहिए, मैं एक बार वापस क्लास लेकर आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, समझा दूंगा। हाँ सर ये बेटर रहेगा सर। चलो आप लोग सभी अपना घर पे ध्यान रखें, मैं परिवारजनों का, और महामारी चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखें आप लोग, ठीक है।